तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है थॉ। थॉ का मतलब होता है पिघलना, यानी कि जब कोई चीज़ मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है, तो उस एक्टिविटी को, उस क्रिया को हम कहते हैं थॉ, यानी कि पिघलना। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मेल्ट या फिर डिफ्रॉस्ट। मेल्ट या फिर डिफ्रॉस्ट का मतलब होता है कोई जमी हुई चीज़, यानी कि कोई बर्फीली या फिर कोई जमी हुई चीज़ पिघलने लग जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेल्ट या फिर डिफ्रॉस्ट हम उसे कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है फ्रीज या फिर सॉलिडिफाई, यानी कि कोई चीज़ जो है वो जम जाना ठंड के कारण, यानी कि वो फ्रीज हो जाना, सॉलिडिफाई हो जाना, यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाना। कोई लिक्विड चीज़ जो है वो सॉलिड स्टेट में आ जाना, तो उसे हम कहेंगे फ्रीज या फिर सॉलिडिफाई। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्नो बिगेन टू थॉ इन द सन, यानी कि जो स्नो है, यानी कि जो बर्फ है, वो धूप में जो है वो पिघलने लगी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो थॉ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्लिंच। फ्लिंच का मतलब होता है सहम जाना, डर कर पीछे हटना। यानी कि जब आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप उस चीज़ को देखकर सहम जाते हो या फिर डर कर पीछे हट जाते हो, तो उसे हम कहते हैं फ्लिंच होना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिकॉइल या फिर श्रिंक। दोस्तों रिकॉइल का मतलब होता है पीछे हटना, यानी कि डर कर पीछे हट जाना या फिर सहम जाना, और श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, तो उसे हम कहते हैं रिकॉइल या फिर श्रिंक। एंटोनिम इसका होता है फेस या फिर कन्फ्रंट। फेस या फिर कन्फ्रंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सामना करना, किसी चीज़ को, मुसीबत का जैसे हम सामना करते हैं, तो उसे हम कहेंगे फेस या फिर कन्फ्रंट, यानी कि किसी चीज़ के जो है वो सामने जाना, उसका सामना करना, उसे जो है वो फेस करना, तो उसे कहा जाएगा फेस या फिर कन्फ्रंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही फ्लिंच व्हेन द डॉक्टर गिव हिम एन इंजेक्शन। यानी कि जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा सहम गया था, डर कर पीछे हट गया था जब डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया, क्योंकि उसे जो है वो इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो उस डर की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा सहम गया था, बहुत ज़्यादा जो है वो डर गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लिंच इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मिज़ल। दोस्तों मिज़ल का मतलब होता है फुहार। फुहार यानी कि हल्की बूंदाबांदी, यानी कि हल्की बारिश, यानी कि जब ज़ोरों से बारिश नहीं होती है, यानी कि एक झड़ी की तरह, यानी कि जब यानी कि छोटी, मतलब कि फुहार जैसी बारिश होती है, यानी कि जैसे कोई स्प्रिंकल कर रहा है पानी, उस तरीके की जब बारिश होती है, हल्की बूंदाबांदी होती है, तो उसे हम कहेंगे मिज़ल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ड्रिज़ल या फिर स्प्रिंकल। दोस्तों ड्रिज़ल या फिर स्प्रिंकल दोनों का ही मतलब होता है फुहार, यानी कि हल्की सी बारिश, यानी कि बूंदाबांदी होना। एंटोनिम इसका होता है हेवी रेन या फिर फ्लड, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होना या फिर बाढ़ आ जाना, तो उसे हम कहेंगे हेवी रेन या फिर फ्लड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ लाइट मिजल स्टार्टेड इन द इवनिंग। यानी कि शाम के समय में जो है वो थोड़ी हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई, यानी कि हल्की सी बारिश जो है वो शाम के समय में शुरू हो चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मिज़ल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैकनेट। दोस्तों इसे मैकनेट प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है साजिश रचना, चाल चलना, षड्यंत्र रचना। तो उसे हम क्या कहते हैं? मैकनेट कहते हैं। यानी कि जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति के प्रति प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो उसका बुरा करने के लिए, बेसिकली उसके लिए जो है वो साजिश रचते हो, उसका बुरा करने के लिए जो है वो आप चाल चलते हो, तो उसे कहा जाएगा मैकनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्लॉट या फिर कॉन्स्पायर, यानी कि साजिश रचना। प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र रचना या फिर साजिश रचना, और कॉन्स्पायर का भी सेम मतलब होता है। दोस्तों एंटोनिम इसका है हेल्प या फिर सपोर्ट, यानी कि किसी की मदद करना, किसी को सहायता करना, किसी को सपोर्ट करना, उसे हम क्या कहते हैं? हेल्प या फिर सपोर्ट हम उसे कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एनिमी इज मैकेनेटेड अगेंस्ट द किंग, यानी कि दुश्मनों ने क्या किया कि एक राजा के खिलाफ जो है वो साजिश रची, उसे जो है वो मतलब कि उसे कष्ट पहुंचाने की कोशिश की, उसके लिए चाल चली और उसको जो है वो पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मैकेनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एफ्रॉन्टरी। दोस्तों एफ्रॉन्टरी का मतलब होता है बेशर्मी, बेहयाई या फिर बेशर्मी से व्यवहार करना। यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बेशर्म होता है, बेशर्मी से पेश आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एफ्रॉन्टरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है शेमलेसनेस या फिर बोल्डनेस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बेशर्म होता है या फिर जो बहुत ज़्यादा मुंहफट स्वभाव वाला होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शेमलेसनेस या फिर बोल्डनेस। एंटोनिम इसका होता है मॉडेस्टी या फिर शाइनेस, यानी कि जो व्यक्ति थोड़ा शर्मीला होता है, मॉडेस्ट होता है, यानी कि सभ्य होता है, शालीनता जिसमें होती है, तो उसे हम कहते हैं मॉडेस्टी या फिर शाइनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई कुडेंट बिलीव हर effrontery व्हेन शी ब्लेम अदर्स फॉर हर ओन मिस्टेक। यानी कि मुझे पता नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा बेशर्म है, मैं उसके बेशर्मी को जो है वो बिलीव ही नहीं कर पाई। यानी कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी ज़्यादा बेशर्म है, क्योंकि उसने जो है वो अपनी गलतियों का इल्ज़ाम भी किसी और पर लगा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो effrontery इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लंज। दोस्तों लंज का मतलब होता है झपटना, तेजी से झुककर वार करना। यानी कि किसी पर झपटा मारना या फिर झपटना किसी पर, या फिर तेजी से किसी पर वार करना, अटैक करना, किसी को असॉल्ट करना, तो उसे हम कहते हैं लंज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पाउंस या फिर लीप। पाउंस का मतलब होता है झपटा मारना या फिर झपटना किसी पर, और लीप का मतलब होता है कि किसी पर मतलब कि अटैक करना है, यानी कि किसी पर जो है वो चढ़ जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पाउंस या फिर लीप हम उसे कहते हैं। अब एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम इसका है हेजिटेट या फिर विथड्रॉ। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, यानी कि जो व्यक्ति हिचकिचाता है तो उसे हम कहते हैं हेजिटेट। और विथड्रॉ का मतलब होता है पीछे हटना, यानी कि अपने कदम पीछे लेना, यानी कि किसी काम को करने से रुक जाना, तो उसे हम कहेंगे विथड्रॉ। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉग लंच एट द थीफ। यानी कि डॉग, यानी कि जो कुत्ता है, उसने क्या किया कि उसने जो है वो चोर पर बिल्कुल झपटा मारा, यानी कि वो जो है वो उस पर तेजी से वार कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लंच इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेल्यूसिड। दोस्तों पेल्यूसिड का मतलब होता है एकदम साफ, पारदर्शी या फिर स्पष्ट, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है, बहुत ही ज़्यादा साफ होती है, स्पष्ट होती है, तो उसे हम जो है वो पेल्यूसिड कहते हैं। दोस्तों इसका आप जो है वो लिटरल मीनिंग की तरह भी ले सकते हैं कि अगर कोई चीज़ लिटरली कोई साफ है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसे भी आप पेल्यूसिड कह सकते हैं। या फिर इसका फिगरेटिव मीनिंग देखें, तो अगर किसी का बोलना बहुत ज़्यादा साफ होता है, किसी का बोलना स्पष्ट होता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। किसी की लिखावट बहुत ज़्यादा जो है वो साफ़ और यानी कि स्पष्ट होती है, तो उसके लिए भी हम पेल्यूसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो लिटरल मीनिंग के साथ और फिगरेटिव मीनिंग के साथ, दोनों के साथ ही आप जो है वो पेल्यूसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो पेल्यूसिड का मतलब समझ सकते हैं कि एकदम साफ, पारदर्शी या फिर स्पष्ट और क्लियर कोई चीज़ होना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ट्रांसपेरेंट या फिर क्लियर। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। और क्लियर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा साफ या फिर स्पष्ट।
एंटोनिम इसका होता है ऑब्सक्योर या फिर कंफ्यूजिंग, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा गुमराह करने वाली होती है तो उसे हम कहते हैं कंफ्यूजिंग। और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि जो चीज़ थोड़ी धुंधली होती है, जो समझने में आसान नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है ऑब्सक्योर या फिर कंफ्यूजिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पेल्यूसिड वाटर ऑफ द लेक रिफ्लेक्टेड द माउंटेन्स, यानी कि जो झील का जो साफ पानी था, तो उसमें क्या हुआ कि माउंटेन्स की यानी कि पर्वतों की परछाई जो है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी, यानी कि वो पानी इतना ज़्यादा साफ था कि वहाँ पर जो है वो पहाड़ों की परछाई भी दिखाई पड़ रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेल्यूसिड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कनकैटिनेट। दोस्तों कनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, एक करना। यानी कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को करते हो या फिर एक साथ लाते हो उनको, या फिर उनका समायोजन करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कनकैटिनेट कहते हैं हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है जॉइन या फिर कंबाइन, यानी कि किसी चीज़ को एकत्रित करना, किसी चीज़ को जोड़ना, मिलाना, एक करना, तो उसे हम कहते हैं जॉइन या फिर कंबाइन। एंटोनिम इसका होता है सेपरेट या फिर डिवाइड, यानी कि किसी चीज़ को अलग कर देना, डिवाइड कर देना, विभाजित कर देना, तो उसे हम कहते हैं सेपरेट या फिर डिवाइड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ऑथर कंकैटिनेटेड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज इनटू अ वन नॉवेल, यानी कि एक ऑथर ने क्या किया, एक लेखक ने क्या किया कि उसने जो है वो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज को एक ही नॉवेल में जो है वो जोड़ दिया, मिला दिया, यानी कि उनको एकत्रित कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंकैटिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेजॉट। दोस्तों बेजॉट का मतलब होता है सम्मोहित होना, यानी कि किसी चीज़ में डूब जाना, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाना, मोह में अंधा हो जाना। यानी कि जब किसी चीज़ का आप पर इतना ज़्यादा जुनून सवार होता है कि आप उसके लिए पागल हो जाते हो, मतलब कि बिल्कुल जो है वो पागलों जैसे करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेजॉट हम उसे कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो जाना, किसी चीज़ से सम्मोहित हो जाना, यानी कि उसका असर आप पर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, आप उससे एडिक्ट हो जाते हो, तो उसे हम कहते हैं बेजॉट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इनफैचुएटेड या फिर एन्चांटेड, यानी कि किसी चीज़ से जो है वो मोहित हो जाना, सम्मोहित हो जाना, बहुत ज़्यादा उस चीज़ में मग्न हो जाना, डूब जाना। एंटोनिम इसका होता है अनइंटरेस्टेड या फिर डिटैच, यानी कि जिस व्यक्ति को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, जो किसी चीज़ में जो है वो रुचि नहीं लेता है, या फिर किसी चीज़ से अलग होता है, यानी कि डिटैच होता है, तो उसे हम कहते हैं अनइंटरेस्टेड या फिर डिटैच्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी बिकेम बेजॉटेड बाय फेम एंड फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि वो जो है वो अपने, यानी कि उसको जो मिल रही प्रसिद्धि है, यानी कि जो उसे फेम मिल रहा है, उससे ज़्यादा उससे जो है वो उसमें वो जो है वो इतनी ज़्यादा डूब गई थी, इतनी ज़्यादा जो है वो मोह में उसके अंधे हो चुकी थी कि वो अपने पुराने दोस्तों को भी भूल गई। यानी कि वो जो है वो उस फेम का, उस प्रसिद्धि का उस पर इतना ज़्यादा जुनून सवार था कि वो अपने रिश्तों तक को जो है वो खो चुकी थी, भूल चुकी थी। तो इस तरीके से हम जो है वो बेजॉट का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वर्ड कौन-सा है। दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है फर्स्टिगेट। दोस्तों फर्स्टिगेट का मतलब होता है दंड देना, सजा देना, यानी कि पीटना किसी को। बेसिकली तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्टिगेट कहते हैं। यानी कि फर्स्टिगेट ये जो वर्ड है, किसी को डंडे से पीटने के लिए भी यूज किया जाता है। किसी को मतलब कि मारना, पीटना, यानी कि थप्पड़ मारना, ये सारी जो मतलब फिजिकल वायलेंस होती है, यानी कि जो फिजिकली किसी को असॉल्ट करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्टिगेट करते हैं, लेकिन एक सजा के रूप में। ओके, यानी कि किसी को ऐसे ही नहीं मारना है बदले के रूप में नहीं, बल्कि सजा के रूप में। किसी को पनिश करने के लिए जब ऐसा मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, या फिर उसे जो है वो सज़ा दी जाती है किसी और प्रकार की, तो उसे कहा जाता है फर्स्टिगेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बीट या फिर थ्रैश। दोस्तों बीट का मतलब होता है मारना, और थ्रैश का मतलब होता है पीटना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी की सराहना करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, तो उसे हम कहते हैं प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इन ओल्ड टाइम्स
टीचर्स वुड फर्स्टिगेट स्टूडेंट्स फॉर मिसबिहेविंग। यानी कि पुराने टाइम में क्या होता था कि जो टीचर्स होते थे वो जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मारते थे, पीटते थे, डंडे से भी मारते थे अगर वो मिसबिहेव करते थे, यानी कि सही से बर्ताव नहीं करते थे तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फर्स्टिगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।